Jai Hind, everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So, in this video, we are going to talk about rearrangement of sentences, जिनको आप कॉमन लैंग्वेज में S1 S6 बोलते हो। अब जिन लोगों ने S1 S2 या फिर डिस्कोर्स मार्कर्स की वीडियोस देखी हैं, उन्हें पता होगा कि पहले हम किसी भी टॉपिक पर कुछ रूल्स या फिर टेक्निक्स की बात करते हैं, उसके बाद हम उन्हीं रूल्स या फिर टेक्निक्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सेम गोज विथ S1 S6 एज वेल। यहाँ पर भी हम पहले कुछ रूल्स देखेंगे, फिर आपके 2025 के जो लेंदी से क्वेश्चंस आए थे वहाँ से 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब ये 2025 के क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिए क्योंकि आपका पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी लेंदी हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने पड़ रहे हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। अब इन लेंदी क्वेश्चंस को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जो पीडीएफ है वो इस वीडियो की काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो इसे डाउनलोड जरूर कर लेना। चलो शुरू करते हैं। देखते हैं पहली कौन सी ऐसी चीज़ है जो ध्यान में रखने वाली है। सो पहली ऐसी चीज़ है दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस चीज़ का? देखो यार, S1 S6 जो होते हैं ना, ये रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके, अगर हम कम से कम बात करें तो आपके 6 सेंटेंसेस हो जाते हैं। अब 6 सेंटेंसेस मिला करके एक देखो पैराग्राफ बना देते हैं। अब पैराग्राफ देखो कोई भी हो, उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसका कुछ ना कुछ सीक्वेंस होता है, और वही सीक्वेंस हमें एक्चुअली यहाँ पर बताना होता है। तो ये सीक्वेंस देखो कैसा होता है। जनरली स्पीकिंग आपका सीक्वेंस ऐसा होता है कि S1 में कोई ना कोई एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ हिमालयाज़ को, है ना। मैं यहाँ पर हिमालयाज़ की कुछ बात करना चाहता हूँ, तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा या फिर उन्हें डिस्क्राइब करूँगा। डिस्क्राइब करूँगा, देखो इतने सुंदर लगते हैं, ऐसे लगते हैं, वैसे लगते हैं, है ना। तो ऐसी बातें करेंगे। उसके बाद हम कॉज या फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर केवल माउंटेन्स की बात करी होती तो मैं एग्जाम्पल के लिए हिमालयाज बोल देता, लेकिन बाद में बोलता ना। कॉज की बात करें तो हो सकता है यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पर फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा आता है इफेक्ट या फिर रिजल्ट। अब उसके बाद ही तो हम बात करेंगे कि हाँ, फॉर्मेशन अगर हुआ है तो उसके बाद में कैसा क्या चीज़ें दिख रही हैं, राइट। या फिर उसका इफेक्ट क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने कंक्लूजन की, राइट। यहाँ पर आता है कंक्लूजन एंड देन वी हैव फाइनल आइडिया। अब ये चीज़ आपके दिमाग में ना हमेशा एकदम सेट होनी चाहिए कि ये आपका एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में ये आपका सीक्वेंस होता है। इसकी मदद से अगर आपको इतना ही क्लियर है और आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है तो आप PQRS को आसानी से यहीं पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है देखो प्रोनाउन से रिलेटेड। अब यहाँ पर ना प्रोनाउन बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब प्रोनाउन से पहले यहाँ पर एक चीज़ समझो कि प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है। देखो फंक्शन ये होता है कि प्रोनाउन आपका किसी ना किसी नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे के लिए मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, वहाँ पर मैंने मोहन की बात करी। मैंने बोला कि मोहन वॉज सिटिंग, और उसके बाद मैं मोहन थोड़ी लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा ही वॉज रीडिंग एंड ही वॉज रीडिंग, राइट। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि आपका जो प्रोनाउन आ रहा है उससे पहले एक सेंटेंस आया होगा जिसमें कोई ना कोई नाउन इंट्रोड्यूस किया गया होगा। इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो आपका, मान लिया ये सेंटेंस 1 है, तो सेंटेंस 1 आपका पहले आएगा, सेंटेंस 2 आपका बाद में आ जाएगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर वर्ड्स देखो कौन कौन से हो सकते हैं। मान लिया यहाँ पर आपका है दिस हो सकता है, या फिर आपके सामने है दीज, या फिर आपके सामने सच है, और वी कैन से इट है, दैट, या फिर दोज, या फिर हमारे सामने ही, शी और दे। अब आपको पता है कि प्रोनाउन क्या होते हैं, तो प्रोनाउन आपको पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमेशा रेफर करते हैं समथिंग मेंशन्ड इन द प्रीवियस सेंटेंस, है ना। तो यहाँ से आपको एक क्रोनोलॉजी पता चल जाती है। हो सकता है कहीं पर हमें पता चला कि पी में हमारा नाउन दिया है और हमारा जो आर है वहाँ पर हमारा क्या दिया है, प्रोनाउन दिया है।
और हमारे सामने कुछ दो हमें ऑप्शन ऐसे मिल गए जहाँ पर आर पहले दिया था और पी बाद में दिया था। तो इन दोनों ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ये आपको एक चीज़ पता चल जाएगी ना। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये आपका पी वाई क्यू ही है। यहाँ पर क्या लिखा था कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरे में कह रहे हैं कि सच डिप्लेशन। अब मुझे बस सच डिप्लेशन पर ध्यान देना है कि यार सच डिप्लेशन मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं कोई ये डिप्लेशन जो है ये पहले से मेंशन कर दिया गया है। हमने देखा अच्छा ये डिप्लेशन पी में मेंशन था, मतलब पी के बाद आएगा आर, पी से पहले आर तो कभी नहीं आ सकता, है ना। तो बस ये चीज़ हमें ना क्लियर हो जाएगी, इसकी मदद से हम कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या रूल्स हो सकते हैं। देखो दूसरा ये है आपका कॉज इफेक्ट वाला रूल। आपको मैंने अभी बताया ना कॉज इफेक्ट जो होता है। तो यहाँ पर कई पैराग्राफ्स में एक पैटर्न आपका फॉलो होता हुआ दिखाई देता है, अगर आप समझते हो तो। कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर कोई भी कॉज होगा और वहाँ पर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस दिए जाएंगे, देन यहाँ पर उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, फिर आपका कंक्लूजन होगा, है ना। जैसे के लिए एग्जांपल लें, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एक प्रॉब्लम है या फिर एक कॉज है, उसकी वजह से डिप्लीशन हो रहा है, उसकी वजह से कुछ यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाएगी और फिर उसका कंक्लूजन या फिर सॉल्यूशन बताया जाएगा कि कंजर्वेशन देखो करना चाहिए हमें। अब ये आपने समझ लिया तो आप यहाँ पर इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ देखते हैं। अगली एक चीज़ है दैट इज़ द जनरल टू स्पेसिफिक रूल। जैसे के लिए मैंने अभी एग्जांपल लिया था, मान लिया मैं यहाँ पर माउंटेन्स की बात कर रहा होता या फिर माउंटेन रेंजेस की बात कर रहा होता, तो उसके बाद मैं एक जनरल, अब माउंटेन आपका एक जनरल वर्ड है ना, कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, माउंटेन्स तो बहुत सारे हैं। उसके बाद पहले मैं एक सेंटेंस में माउंटेन की बात करूंगा, हो सकता है अगले वाले में मैं अरावलीज की बात करने लग जाऊं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार पहले वाले में देखो इसने जनरल की बात करी है, दूसरे वाले में स्पेसिफिक पर चले गए। तो आपका पहले देखो एक जनरल आइडिया है वो प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है, और फिर आपका एग्जाम्पल लिया जाता है। जैसे के लिए माउंटेन्स की बात की जाएगी, माउंटेन्स आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, और उसके बाद बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट, फॉर एग्जाम्पल अरावली, फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज, राइट। और उसके बाद कंक्लूजन की बात की जाएगी। क्लियर है। जैसे के लिए यहाँ पर कहते हैं कि लैंड इज इंपॉर्टेंट, लैंड सपोर्ट्स वेजिटेशन एंड लाइफ, देयर फॉर लैंड इज सिग्निफिकेंट, हेंस केयरफुल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, राइट। तो ये भी आपका एक सीक्वेंस हो सकता है। फिर आपका एक चीज़ आती है, वो मैं चाहता हूँ, मैं एक्चुअली मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या है, दैट इज़ द मैंडेटरी पेयर रूल। मैंडेटरी पेयर रूल या फिर हम इसे मिनी पेयर भी कह सकते हैं, राइट। अब वैसे तो देखो इन वाले क्वेश्चंस में आपको चार यहाँ पर होते हैं, पी होता है, क्यू होता है, आर होता है, एस होता है, लेकिन आपको सारे नहीं देखने होते। कई बार क्या होता है कि केवल दो देखने हैं आपको। अगर आपको कहीं पर मिल गया कि भाई आर के बाद पी आ रहा है और इसके लिए मैं श्योर हूं कि मतलब आर के बाद पी आना ही चाहिए, आर पी तो एक साथ आएंगे ही आएंगे, अगर ये दोनों एक साथ आएंगे तो आपको जहां पर भी, अब यहाँ पर ऑप्शंस तो आपके सामने ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। हो सकता है इनमें से दो में केवल आरपी दिया हो और बाकी जगह आरपी जो है दूर दूर दिया हो, या फिर इनका कोई साथ में मेल मिलाप हो ही ना, तो आप उन वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे इजिली। समझ गए। जैसे के लिए यहाँ पर आपने लिख रखा है कि सम सेंटेंसेस ऑलवेज स्टे टुगेदर बिकॉज ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल आप देखो, जैसे पी कहता है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज और आर कहता है कि सच डिप्लेशन हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस। तो डिप्लेशन के बाद में सच डिप्लेशन आपने बोल दिया, मतलब हमें पता चल गया कि पी और आर ना मतलब बड़े ही सगे संबंधी से हैं, पास में जरूर आएंगे, आएंगे ही आएंगे। तो ये आपको पता चल गया, राइट। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है दैट इज द लॉजिकल रिलेशनशिप। लॉजिकल रिलेशनशिप कैसे बनती है, ये आपका समझ लो कि आपका जो S1 S2 वाला था ना, उसी तरह से कुछ है ऐसा सिस्टम। यहाँ पर कनेक्टर्स का रोल होता है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया हो सकता है कि रिजल्ट दिखाया गया हो, या फिर कुछ ना कुछ एडिशन दिखाया गया हो, या फिर कुछ एग्जाम्पल बताया गया हो। इन चीज़ों पर ध्यान देना है। ये जैसे ही आपको मिले ना, इन पर तुरंत मतलब उनको मार्क कर देना ऐसे, ठीक है, ऐसे करके मार्क कर देना कि हाउ यर, अच्छा हाउ यर क्यों है, तुरंत दिमाग लगना चाहिए आपका। अच्छा बट दिया है इसमें, बट बट क्यों दिया है, या फिर ऑल दो दिया है, ऑल दो आखिर क्यों दिया है, किस लिए ऑल दो बोला है।
या फिर रिजल्ट में जैसे देयरफॉर हो सकता है, या फिर आपका दस हो सकता है, हेंस हो सकता है, या फिर कॉन्सिक्वेंटली हो सकता है। अब ये वर्ड्स आपके क्यों आ रहे हैं पता होना चाहिए ना। ये शायद हमने डिस्कोर्स मार्कर्स वाले में देखा है ना, ये सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे। या फिर एडिशन है, ऑल्सो दिया है, मोर ओवर है, बिसाइड्स है। अब ये आपके जो वर्ड्स हैं ये तभी आते हैं जब आपने पहले से कोई एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर रखी है और आप कुछ ना कुछ ऐड करना चाहते हो, या फिर आपने कोई एक जनरल चीज़ बोल रखी है उसके बाद आप एग्जांपल देना चाहते हो, देन यू विल से फॉर एग्जांपल और फॉर इंस्टेंस, है ना? तो ये काम होता है, तो ये भी एक चीज़ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, ये जैसे ही वर्ड, इनमें से कोई भी वर्ड्स आपको मिल जाएँ, इस पेज पर जितने भी आप देख पा रहे हो, जैसे ही दिखें उन्हें तुरंत मार्क करो और तुरंत उन पे सोचो कि ये आखिर क्यों आए हैं, राइट? फिर आपका है वही एग्ज़ाम्पल वाला, ठीक है? जैसे के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल है, फॉर इंस्टेंस है, या फिर सच एज़ है। तो ये एक्चुअली कभी भी पैराग्राफ को स्टार्ट नहीं करते हैं। कभी देखा है कि अचानक से कोई बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, फॉर सच एज, पहले आप एक आइडिया वहां पर प्रेजेंट करोगे ना, एक आइडिया को इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद हमेशा आप एग्जाम्पल देते हो या फिर इंस्टेंस के लिए बोलते हो, है ना? तो इनसे कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ है आपको, जैसे कई बार होता है कि माइंड काम नहीं करता एग्जाम में, राइट? वैसे मुझे लगता है कि यार आप इतने तो होशियार होगे सब लोग कि आपको ये पता हो कि इनसे कभी स्टार्ट नहीं होता, लेकिन कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि आप ध्यान में रखो इस चीज़ को भी, है ना? फिर आपका क्या है? फिर आपका आता है डेफिनिशन वाला रूल। अब ये डेफिनिशन वाला रूल क्या होता है? डेफिनिशन वाला रूल ये होता है कि डेफिनिशन सेंटेंस हमेशा कब आता है? जब प्रॉब्लम आपकी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, राइट? या फिर कॉन्सेप्ट आपका जो है वो मेंशन कर दिया गया है, तब आपकी आती है डेफिनिशन किसी भी चीज़ की। जैसे के लिए कंजर्वेशन को आपने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है, आपने बोल दिया कि कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऐसा होता है वैसा होता है इसलिए इंपॉर्टेंट है ना? फिर आप बोलोगे कि कंजर्वेशन मीन्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। उसके बाद आप यहाँ पर डेफिनेशन लेके आओगे ना, और डायरेक्टली थोड़ी लेके आओगे। सो दिस सेंटेंस यूजुअली अपीयर्स आफ्टर द टॉपिक ऑफ कंजर्वेशन इज इंट्रोड्यूस्ड। तो जब भी ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा उसके बाद ही आपका कंजर्वेशन की डेफिनेशन आएगी। समझ गए? अगली चीज़ क्या है? अगली देखो है बहुत ही सिंपल, जिस पर हमारा पूरा सिस्टम बेस्ड है S1 S6 का, दैट इज़ द क्रोनोलॉजिकल रूल। क्रोनोलॉजिकल रूल जैसे के लिए इसको हम टाइम ऑर्डर भी बोल सकते हैं। इफ़ द पैराग्राफ डिस्क्राइब्स इवेंट्स इन टाइम, कई बार ऐसा दिया होता है, ठीक है? देखना, कई आपके क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जहां पर आपका कुछ ना कुछ टाइम दिया होता है। पहले आपका एक इवेंट बताया गया होगा, उसके बाद वाला इवेंट बताया गया होगा, उसके बाद वाला इवेंट, राइट? तो आपका यहाँ पर जैसे अर्लियर आएगा, देन वी हैव लेटर, देन वी हैव रिजल्ट। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन आया था जिसमें 1929 का क्रैश बताया गया था। फिर यहाँ पर इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा। फिर रिकवरी पॉलिसीज़ की बात की गई थी, और रिकवरी पॉलिसीज़ में बात की गई थी कि कौन सी नई पॉलिसी निकल के आई है, दैट इज़ द न्यू डील। न्यू डील एक निकल के आई थी, ये आपकी पॉलिसी थी, ये पॉलिसी आपकी लास्ट में आएगी, दैट वाज द रिजल्ट, है ना? और ये बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन था। ये सारी चीज़ें समझ लोगे ना, अभी आप 2025 के क्वेश्चंस करोगे जिनको कई लोगों ने बोला कि बहुत डिफ़िकल्ट हैं, उनको आप देखोगे कितना आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं वो भी क्वेश्चंस, राइट? तो होता ये है समटाइम्स सेंटेंसेस फ्रॉम अ रेफरेंस चेन, क्या होता है यहाँ पर, ये आपका रूल क्या है? दैट इज़ द प्रोनाउन चेन, ठीक है? अगेन वही सिंपल सी चीज़ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है, जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन कॉजेज डिप्लेशन, उसके बाद कहते हैं कि सच डिप्लेशन, राइट? और उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बोल दी हैं, फिर बोलते हैं कि दीज कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर एक रेफरेंस चेन बन गई है। रेफरेंस चेन का मतलब है कि ये जो है ये एक्चुअली रेफर कर रहा है पहले वाले को, ये आपको इसको रेफर कर रहा है, ये आपको इसको रेफर कर रहा है। तो आपको यहाँ पर चेन बनती हुई दिख रही है कि यार पी आएगा, आर आएगा, फिर आपका क्यू आएगा, तो आप समझ जाते हो, इजीली समझ जाते हो, है ना? फिर आपका लास्ट में चलो भाई, तो इतनी बातें थी, ठीक है? इतनी बातें आप ध्यान में रखो, उसके बाद हम करते हैं अपने क्वेश्चंस। अभी देखना आप कितना आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, राइट? इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पर, आपका काम ये होगा कि आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है? पढ़ना है खुद से। कुछ लोगों ने देख रखे होंगे इन क्वेश्चंस को, पहले से अटेम्प्ट कर रखे होंगे, तो आपने देखना है, आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी, कुछ टेक्निक्स यहाँ पर पता चलने वाली हैं। चलो देखते हैं।
तो पहले ये कहते हैं द मिनिमम थर्मामीटर हैज़ अ लार्ज बोर एंड इट्स फ्लूइड इज कलरलेस अल्कोहल। चलो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। स्टेप क्या होते हैं? स्टेप एक्चुअली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये होता है कि पहले आपने पढ़ना है S1, है ना? अब आप कहोगे इसमें क्या नई बात बता दी मैंने? तो S1 पढ़ना है आपने, उसके बाद पढ़ना है आपने S6, ठीक? उसके बाद आपने फिर से S1 पढ़ना है, राइट? फिर आपने P पढ़ना है, फिर Q, फिर R, फिर आपने S पढ़ना है और आपको एक काम करना है, ऑप्शंस को यहाँ पर नहीं देखना है, ऑप्शंस की तरफ देखना ही मत। पहले पहले फर्स्ट राउंड में मैं आपको फर्स्ट राउंड बता रहा हूँ क्योंकि यार ये क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम लेते हैं, टाइम टेकिंग है, लेकिन आपके 10 क्वेश्चंस सही हो जाएंगे आप अगर इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करोगे तो। ऑप्शंस को आपको पहले नहीं देखना है, आपको खुद से अरेंज करना है। खुद से अरेंज करना, अगर आपका कोई भी अरेंजमेंट बन जाता है, मान लिया मैंने यहाँ पर पढ़ा और मुझे मिल गया कि इसमें एस क्यू पी आर होना चाहिए, राइट? ये मुझे मिल गया और फिर मैंने ऑप्शंस देखे और लकीली उसमें से बी वाला जो ऑप्शन था दैट वाज देयर, एस क्यू पी आर, मैं उसे लगा दूंगा, मैं उसे लगा दूंगा, ठीक है? उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, रीचेक कर सकते हो, राइट? रीचेक जरूर करना, एक बार यहाँ पर री रीड जरूर करना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप री रीड कैसे करोगे? एस क्यू पी आर को फिर से यहाँ पर रीड करोगे, अगर लॉजिकल लगे तो ज़्यादा ओवर थिंक मत करना, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ज़्यादा ओवर थिंक करने का स्कोप होता नहीं है, ठीक है? तो आप भी मत करना, राइट? और अगर आपको, आपने जैसे यहाँ पर कुछ बनाया और आपको नहीं मिला, मान लिया ये आपको ऑप्शंस में नहीं मिला, उसके बाद आप ये वाली सारी चीज़ें करोगे जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, ठीक बात है? हम्म। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें पहले से ही दिख जाएंगी, इजीली दिख जाएंगी, तो ज़्यादा यहाँ पर सोचने की बात रहेगी नहीं। चलो फिर करते हैं, है ना? देखते हैं कैसे आप यहाँ पर क्वेश्चंस को करते हो। तो पहला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम्म। तो पहला आपका क्वेश्चन है द मिनिमम थर्मामीटर हैज़ अ लार्ज बोर एंड इट्स फ्लूइड इज कलरलेस अल्कोहल। S6 कहता है द डेली टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड सिंस अ परमानेंट कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर इज डिजायर्ड। ओके। फिर कहते हैं यहाँ पर द मिनिमम थर्मामीटर, देखो मैं आपको स्टेप से बता रहा हूँ, फिर से आप इसको पढ़ना। कई बार होता क्या है एक्चुअली, S6 को कई लोग इग्नोर कर देते हैं, वो S1 के बाद सीधा PQRS पढ़ने लग जाते हैं। S6 को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको एंड की तरफ लेके जाएगा, आपको डायरेक्शन दिखाता है कि किधर एक्चुअली जाना है आपने, है ना? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और S1 को फिर से क्यों पढ़ना है? फिर से इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप S1 को कहीं ना कहीं भूल चुके होंगे, थोड़ा बहुत आपके माइंड में होगा नहीं, तो आपने फिर से पढ़ लेना एक बार। तो आप देखो S1 क्या है, द मिनिमम थर्मामीटर हैज़ अ लार्ज बोर एंड इट्स फ्लूइड इज कलरलेस अल्कोहल। क्लियर बात है। फिर कहते हैं व्हेन द मेनिस्कस मूव्स अप द बोर इट लीव्स द इंडेक्स बिहाइंड टू रजिस्टर द लोवेस्ट टेम्परेचर। फिर कहते हैं क्यू में resetting the dumbbell of the minimum thermometer is accompanied by the action of inverting the stem until the index slides down to the meniscus। फिर कहते हैं अ टाइनी डार्क इंडेक्स इन द शेप ऑफ अ लॉन्ग डम्बल इज प्लेस्ड इन द बोर बिलो द टॉप ऑफ द अल्कोहल कॉलम। एस में कहते हैं इट इज माउंटेड हॉरिजॉन्टली एंड एज द अल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट्स विद द डिक्रीजिंग टेम्परेचर द मेनिस्कस ऑफ द अल्कोहल पुल्स द इंडेक्स डाउन। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से देखना चीज़ों को, कुछ चीज़ों का मेंशन यहाँ पर देखा करो, जैसे कि लिए यहाँ पर किया गया है डंबल का मेंशन। अब डंबल के आगे लिखा है द, अब भाई डंबल के आगे द लिखा है, ऐसा लग रहा है कि इस डंबल का ऑलरेडी मेंशन हो चुका है, लग रहा है ना? लग रहा होगा, डेफिनेटली लग रहा होगा। डंबल का मेंशन पहले कहाँ हुआ है? आप देखो आर में हुआ है, अ लॉन्ग डंबल, है ना? शेप ऑफ अ लॉन्ग डंबल, उसके बाद बोलेंगे ना द डंबल। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझो कि भाई आर के बाद क्यू आएगा। आर के बाद क्यू कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है क्या? अच्छा इसमें ही है केवल। लो भाई क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अभी हो गया, ठीक है, तुरंत। तो अब कहाँ, यहाँ पर आपने एक सिंपल सी चीज़ है उस पर ध्यान दिया कि ये जो डंबल है इसका मेंशन ऑलरेडी हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर द डंबल लिखा हुआ है, राइट? अब इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ अलग तरीके से किया था या मैं अलग तरीके से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप यहाँ पर अप्लाई करके देखो एक बार। तो इसका मैं ऑप्शन डी बोलूँगा, राइट? चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं।
सो नेक्स्ट है आपका 62। इसको पढ़ते हैं। S1 कहता है द क्रिटेशियस पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 146 मिलियन ईयर्स एगो टू 65 मिलियन ईयर्स एगो। S6 कहता है ड्यूरिंग दिस पीरियड enormous quantity of basaltic lava was poured out to the surface assuming a great thickness of over 3000 meters। फिर से S1 को पढ़ेंगे। द क्रिटेशियस पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 146 मिलियन ईयर्स अगो टू 65 मिलियन ईयर्स अगो। क्लियर? चलो अब पी देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय द ट्रांसग्रेशन ऑफ द सी and outpouring of huge quantity of lava so as to form the Deccan Trap and intrusion of plutonic rocks such as gabbro and granite। वाओ, इसमें तो जियोग्राफी पढ़ा दी पूरी। फिर कहते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड द पेनिनसुला वाज अफेक्टेड बाय इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी। आर कहते हैं दिस आउटपोरिंग हैज़ बीन वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री विद डाइवर्जेंट फेसिस ऑफ डिपॉजिट्स बीइंग फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। एस में कहते हैं दिस इन कॉन्ट्रास्ट टू द रिलेटिवली निवर हिमालयाज दीज फेसिस दैट आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर इन ओरिजिन। ओके, चलो सही है। अब यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान दो। मैंने आपको जो बताया है, प्रोनाउन सबसे पहला रूल बताया था ना, सबसे पहले प्रोनाउन पर ध्यान दो। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस आउटपोरिंग, तो मेरा तो ध्यान भाई इसी पर गया है कि दिस आउटपोरिंग क्यों लिखा है, कहाँ पर। अब ये दिस आउटपोरिंग आपका तभी लिख सकते हैं जब इस आउटपोरिंग को पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो। कहीं पर इन्होंने पहले बोल दिया है आउटपोरिंग के बारे में, देखते हैं। हाँ, पी में बोल दिया था, पी में यहाँ पर आउटपोरिंग का मेंशन किया था, तो पी के बाद आपका आर आना चाहिए क्योंकि आपकी आउटपोरिंग यहाँ पर मेंशन हुई है और फिर आपका दिस आउटपोरिंग कह रहा, तो पी के बाद आर आना ही चाहिए। राइट, तो ये तो मुझे मिल गया। कौन कौन से मिल रहे हैं देखो, इसमें नहीं है और ये वाला नहीं है, छोड़ दो इनको। दो हमें मिल रहे हैं। राइट, अब यहाँ पर आप सोचो कि क्या हमारा क्वेश्चन जो है वो क्यू से स्टार्ट हो सकता है या फिर पी से स्टार्ट हो सकता है। सोचो जरा ध्यान से। अब यार ध्यान से सोचे ना, यहाँ पर लिखा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड। अब यार एंड तो आपका लास्ट में आना चाहिए ना, स्टार्टिंग में थोड़ी आना चाहिए। तो अगर लास्ट में आएगा एंड तो आपका ऑप्शन जो है वो सी होना चाहिए। खत्म हो गया ना, डन है। तो 62 आपका सी होना चाहिए। कितना आसानी से हो जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अटेंटिवली पढ़ना पड़ेगा और इन चीज़ों पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, इनको आप फिर से सॉल्व करना, फिर से सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क भी रहेगा। यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चंस को आपको फिर से सॉल्व करना है अलग मेथड से। ये आप बिल्कुल इसको मैथ्स की तरह मानो। जैसे मैथ्स में बहुत से मेथड हो सकते हैं ना, एक टीचर एक मेथड बता के चला जाता है लेकिन उसके मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। वही आपका यहाँ पर भी सिस्टम है, आप दूसरी चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करो। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। 63, 63 आपका क्या कहता है। S1 पढ़ते हैं। S1 कहता है द सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स नोन एज द विंध्यन माउंटेन्स ऑक्यूपाई अ लार्ज बेसिन एक्सटेंडिंग फ्रॉम चित्तौड़गढ़ इन द वेस्ट टू सासाराम एंड टेरी ऑन सोन इन द ईस्ट। ओके, फिर ये कहते हैं S6 में द पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश आर वेल नोन फॉर डायमंड प्रोडक्शन। ठीक, फिर पी में कहते हैं, फिर से आप S1 पढ़ लेना। राइट, फिर से पढ़ते हैं द सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स नोन एज द विंध्यन माउंटेन्स ऑक्यूपाई अ लार्ज बेसिन एक्सटेंडिंग फ्रॉम चित्तौड़गढ़ इन द वेस्ट टू सासाराम एंड डेहरी ऑन सोन इन द ईस्ट। क्लियर है। फिर ये कहते हैं कि वन ब्रांच ऑफ द बेसिन एक्सटेंड्स फ्रॉम सासाराम टू होशंगाबाद। ठीक है। फिर ये कहते हैं इन सम ऑफ द एक्सपोजर्स ऑफ द विंध्यन सिस्टम्स आर फाउंड डायमंड बियरिंग कांग्लोमरेट्स। क्लियर। देन ये कहते हैं दिस ब्रांच ऑफ दिस बेसिन occupies a large continuous sea stretching over 1 lakh square kilometer from the Chambal to the Son। लास्ट वाले में कहते हैं several isolated exposures of sedimentary rocks occur in the बस्तर एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। अब फिर से मैं तो भाई इसी चीज़ पर ध्यान दे रहा हूँ कि ये दिस क्यों बोला है, क्यों यहाँ पर दिस ब्रांच बोला है, कौन सी यहाँ पर ब्रांच की बात हुई थी। S1 में तो किसी ब्रांच की बात हुई नहीं है और पी में हाँ डेफिनेटली ब्रांच की बात हुई है, वन ब्रांच ऑफ द बेसिन। ठीक है, और फिर उसी के लिए दिस ब्रांच बोला है और दिस बेसिन बोला है, मतलब पी के बाद आर आना चाहिए, आना चाहिए। चलो ठीक है भाई, पी के बाद आर आना चाहिए। कहीं पर है आपका ये वाला ऑप्शन, आप कैंसिल कर दो, ये वाला भी कैंसिल कर दो, आपके दो बचे हैं। ठीक, दो बचे हैं। अब आप यहाँ पर सोचो, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ।
अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, सोचते हो कि आगे क्या होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखोगे कि पहले यहाँ पर क्या बात कही गई है लास्ट वाले में, ठीक है, लास्ट वाले में यहाँ पर डायमंड प्रोडक्शन की बात की गई थी ना। अगर यहाँ पर डायमंड प्रोडक्शन की बात की गई है और कहीं पर और डायमंड की बात की गई है क्या? हाँ, डायमंड की यहाँ पर क्यू में बात की गई है। क्यू में आपका डायमंड जो है वो मेंशन किया गया है यहाँ पर, राइट। तो ये डायमंड की बात आपकी लास्ट में आई है ना, थोड़ा सा लास्ट में आई है, इन सम ऑफ द एक्सपोजर्स, इन सम ऑफ द एक्सपोजर्स। पहले बोला है सेवरल आइसोलेटेड एक्सपोजर्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स अकर इन द बस्तर एरिया ऑफ द छत्तीसगढ़। फिर ये लास्ट में जाते जाते कहते हैं इन सम ऑफ द एक्सपोजर्स ऑफ द विंध्यन सिस्टम्स आर फाउंड डायमंड बेयरिंग कैंग्लोमरेट्स। फिर कहते हैं द पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर वेल नोन फॉर डायमंड प्रोडक्शन। तो आपका क्यू है कहीं ना कहीं वो आपका लास्ट में आना चाहिए। अगर ये आपका लास्ट में आना चाहिए तो हम ए पर जाएंगे, हम कहेंगे कि ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सही बात है ना। लॉजिक यहाँ पर समझ पा रहे हो। मुझे पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मतलब पढ़ा तो है, ऑब्वियस सी बात है यार, पढ़ेंगे, लेकिन पूरे पैराग्राफ की हमें मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। ये मत समझो कि आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं आता है, आपको यहाँ पर बड़ा सा पैराग्राफ लिखा है, अब इसको समझें कैसे, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, हिंदी में इसको कैसे वो करें, ट्रांसलेट करें। वो सब करने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, समझे। चलो आगे, नेक्स्ट है आपका 64 की बात करते हैं। 64 में S1 कहता है ड्राउट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड लेंदी पीरियड ड्यूरिंग विच नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। S6 कहता है इन इंडिया ड्राउट्स आर मोर फ्रीक्वेंट इन द एरियाज वेयर द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 60 सेंटीमीटर एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल इज ओवर 20%। ठीक है, फिर S1 को फिर से पढ़ते हैं। ड्राउट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड लेंदी पीरियड ड्यूरिंग विच नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब यहाँ पर पी पढ़ते हैं। पी कहता है दिस डेफिनेशन हाउएवर। अब जैसे ही आपको ये सारे वर्ड्स मिला करें ना, इनको तुरंत मार्क कर लिया करो। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पूरा पढ़ेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इनको मार्क कर लेंगे। दिस definition does not, however, does not apply to Mawsynram and Cherrapunji, where even 1 week recording less than 0.25 mm of rainfall may be considered as a drought period। मतलब वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी अगर ना हो तो बड़ा हल्ला पड़ जाता है भाई, वहाँ तो सूखा पड़ गया। चलो, क्यों कहता है इन जनरल द एरियाज रिकॉर्डिंग लेस देन 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली एंड इन विच द variability of rainfall is more than 20% are the drought prone areas in India। R कहता है in India the meteorological department has defined drought as a period of at least 22 consecutive days on none of which is there more than 0.25 mm of rainfall। S कहता है areas where the variability of rainfall varies between 20 to 60% are the chronic drought prone areas। ठीक है, तो ये कुछ दिया हुआ है, बड़ा ही लंबा चौड़ा है। अब भाई इतना कैसे मिलाएं, कैसे इसको सीक्वेंसिंग बनाएं, देखो कितना इजी है। यहाँ पर हमने देखा कि दिस डेफिनीशन, क्या आपका सेंटेंस पी से स्टार्ट हो सकता है? क्या आपका S1 में किसी भी डेफिनीशन की बात की गई है? नहीं की गई थी। तो भाई ये वाला तो नहीं हो सकता, हटाओ इसे। और डेफिनेशन की कहाँ बात की गई है? डेफिनेशन की आपकी आर में डेफिनेटली बात की गई है। मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो आपका यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, मतलब आर के बाद हमारा पी आना चाहिए। आर के बाद अगर पी आएगा तो फिर यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब क्या हमारा क्यू से स्टार्ट होना चाहिए या फिर हमारा आर से स्टार्ट होना चाहिए? अब यहाँ पर पेयरिंग आप समझो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। यहाँ पर दिया हुआ है इन जनरल द एरियाज रिकॉर्डिंग लेस देन 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली एंड इन विच द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज लेस देन 20% आर द ड्राउट प्रॉन एरियाज इन इंडिया। यहाँ पर ड्राउट प्रॉन एरियाज की बात की गई है और यहाँ पर क्रोनिक ड्राउट प्रॉन एरियाज की बात की गई है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच लिंक है। यहाँ पर जनरलेबिलिटी की बात की गई है और यहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ों की बात की गई है। तो आप कह सकते हो कि Q और S जो है वो भी साथ में आएंगे और इन्हीं से देखो कनेक्टेड है। इन इंडिया ड्राउट्स आर मोर फ्रीक्वेंट इन द एरियाज वेयर द एनुअल रेनफॉल, ऐसे करके चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो आप यहाँ पर Q के बाद में S को डेफिनेटली सजा सकते हो, लगा सकते हो कि हाँ इसके बाद ये आपका आना चाहिए। सो D वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो 65 की बात करते हैं अब। 65 क्या कहता है?
65 में S1 कहता है द डेफिनेशन ऑफ लार्ज फार्मर्स डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इन इंडिया। ठीक है। फिर कहते हैं S6 में कि दिस ट्रेंड इंक्रीज द इनकम बेस ऑफ दोज हु वर ऑलरेडी रिलेटिवली वेल ऑफ एंड बेटर प्लेस्ड इन सोसाइटी। राइट। फिर हम यहाँ पर S1 को फिर से पढ़ते हैं। द डेफिनेशन ऑफ लार्ज फार्मर्स डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इन इंडिया। पी में कहते हैं इन द इनिशियल फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन द लार्ज फार्मर्स वर एबल टू अडॉप्ट द हाई यील्डिंग वेराइटीज इजिली। ओके, इन द इनिशियल फेज ऑफ द। फिर बाद में क्यू में कहते हैं द न्यू वेराइटीज इंक्रीज्ड देयर सेविंग्स बोथ टू बाय मशीनरी दैट कैन रिप्लेस लेबर एंड टू परचेज मोर लैंड। राइट। तो यहाँ पर आप देखो द न्यू वेराइटीज़ की बात की गई है। क्या S1 में द न्यू वेराइटीज़ की बात की गई है? नहीं। तो आपका द न्यू वेराइटीज़ मतलब वेराइटीज़ का ऑलरेडी मेंशन हो चुका होगा। किस में हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन हो तो चुका है। तो क्यू से आपका स्टार्ट नहीं हो सकता। हम इसको यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर हैविंग 10 एकर्स इन केरला इज अ लार्ज फार्मर वाइल इन राजस्थान पंजाब एंड हरियाणा ही फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ स्मॉल और मीडियम फार्मर। ओके, तो आपका यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक डेफिनेशन की बात की गई होगी, उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल की बात हो रही है। फिर यहाँ पर एस क्या है? ऑल द स्टडीज कंडक्टेड इन एरियाज वेयर ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ सक्सेस शो दैट लार्ज फार्मर्स हैव बीन द मेन गेनर्स ऑफ द पैकेज प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि आपका डेफिनेशन ऑफ द लार्ज फार्मर्स डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यहाँ पर बात हुई है। फिर यहाँ पर उसी चीज़ को देखो एक्सप्लेन किया गया है, उसी चीज़ को यहाँ पर एग्जाम्पलीफाई किया गया है। तो आप कह सकते हो कि आर से जो है हमारा सेंटेंस वो स्टार्ट होना चाहिए, और आर से हमारा एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब ये यहीं पर ख़त्म हो गया। आपके ऑप्शन ही यूपीएससी ने इतने ईजी बनाए थे, तो आप यहाँ पर ईजिली समझ सकते हो कितना ईजी था ये क्वेश्चन। राइट। उसके बाद आप पढ़ना चाहो, आप अदर मेथड से करना चाहो तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 66 क्या कहता है? 66 में आपका S1 कहता है द ग्रेट डिप्रेशन वॉज अ पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्रॉफिट्स, लो प्राइसेस ऑफ गुड्स, हाई पॉवर्टी एंड अ स्टैंड स्टिल ट्रेड मार्केट दैट अफेक्टेड द एंटायर वर्ल्ड। ओके, S6 कहता है मोस्ट नोटेबली अमंग दीज वॉज द न्यू डील विच इन्वॉल्व्ड। ओके, यहाँ पर देखो बात की गई है मोस्ट नोटेबली अमंग दीज वॉज। ठीक है, यहाँ पर दीज कोई तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई है यहाँ पर। राइट, वॉज द न्यू डील विच इन्वॉल्व लार्ज स्केल फेडरल रिलीफ प्रोग्राम्स एड टू एग्रीकल्चर सपोर्ट फॉर लेबर यूनियन CTC। क्लियर है। उसके बाद पी पर आए, ये कह रहे हैं कि इट बिगेन। इट बिगेन, अब ये इट क्या है? कुछ तो होगा, है ना, किसी चीज़ की बात की गई होगी। राइट, इट बिगेन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड 1930s। ठीक है, सही बात है ना। सॉरी। क्यों कहता है दो द स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ 1929 डिड नॉट कॉज द डिप्रेशन इट सर्टेनली इंक्रीज्ड द डिफिकल्टी ऑफ रिकवरी। फिर आर कहता है द वर्स्ट हिट सेक्टर्स वर हैवी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड लॉगिंग। फिर आपका एस कहता है द डिप्रेशन एंडेड इन 1939 एंड लेड टू मेजर पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स। वाओ, मिल गया, मिल गया। क्या मिला? आप देखो यहाँ पर इट की बात हुई है। अगर यहाँ पर इट की बात हुई है, इट कौन सी चीज़ है जो शुरू हुई है? तो ग्रेट डिप्रेशन आपका शुरू हुआ है ना, तो पी से स्टार्ट होना चाहिए। पी से, अरे सारे खत्म हो गए, देखो सारे खत्म हो गए। मैं सोच रहा था यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ। एक और चीज़ मैं आपको ये बताने वाला था कि आपका यहाँ पर देखो एस में एंड हो रहा है, मतलब एस से आपका एंड होना चाहिए। सही बात है। और दूसरा मेजर पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स की बात हुई है, और यही मेजर पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स की ही बात हुई है यहाँ पर कि अमंग नोटेबली, मतलब मोस्ट नोटेबली अमंग दीज, मतलब इन मेजर पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स में से क्या निकला है? ये आपकी न्यू डील निकली है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन से करना बहुत इजीली हो जाएंगे यार। पहले, हाँ मैंने जो बताया, पहले ऑप्शन मत देखना, ठीक है, आप बनाने की कोशिश करना, लेकिन चलो ऑप्शन देख सकते हो यार, ऑप्शन देखो, इजीली करो, बढ़िया आगे बढ़ो, है ना, बढ़िया बात है। वो आपका PQRS में ज़्यादा काम आता है कि आप ऑप्शंस को ना देखो। चलो, यहाँ पर 67 आपका S1 क्या कहता है? S1 कहता है रिसोर्सेस आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस एज वेल एज फॉर डेवलपमेंट। ठीक है। फिर आपका S6 कहता है कंजर्वेशन डज नॉट प्रोहिबिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज बट एम्फसाइजेस यूसेज एंड
प्लान्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, पहले वाले को फिर से पढ़ते हैं। रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस एज वेल एज फॉर डेवलपमेंट। फिर आपका पी कहता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड अनप्लान्ड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट हाउएवर आर लीडिंग टू देयर डिप्लेशन। देयर डिप्लेशन, देयर क्या है? देयर किस चीज़ का डिप्लेशन हो सकता है? शायद नेचुरल रिसोर्सेज का ही तो हो सकता है, मतलब रिसोर्सेज का हो सकता है ना। चलो ठीक है। फिर कह रहे हैं दीज कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है भाई, दीज कॉन्सिक्वेंसेस, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस? इन किसी कॉन्सिक्वेंसेस की बात तो कहीं तक की गई होगी, देखेंगे अभी। कैन बी टैकल्ड बाय अडॉप्टिंग रिसोर्स कंजर्वेशन एज अ मीन्स टू मैनेज एंड सेव रिसोर्सेज फॉर अ बेटर फ्यूचर। सोल्यूशन भी लग रहा है, तो मतलब आपका जो ये है थोड़ा सा देर में आना चाहिए, है ना, थोड़ा सा देर में आना चाहिए। चलो ठीक है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि सच डिप्लेशन, वाह मिल गया, सच डिप्लेशन हैज़ सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। सही बात है। फिर कह रहे हैं अब सच को यहाँ पर वो करो। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस हमने बात करी थी ना कॉन्सिक्वेंसेस की, तो यहाँ पर है एस में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स एफिशिएंटली यूजिंग रिसोर्सेज दैट आर नीडेड नाउ विदाउट हार्मिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। क्लियर? चलो तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस की बात यहाँ पर हुई है, तो आर के बाद आपका क्यू आना चाहिए, राइट। आर के बाद आपका क्यू आना चाहिए, क्लियर बात है। और उसके बाद आप देखो देयर डिप्लीशन एंड सच डिप्लीशन, तो आपका पी जो है वो पहले आना चाहिए। पी आर क्यू कहाँ पर दिख रहा है? पी आर क्यू हमें तो एक ही जगह दिख रहा है, तो इसको मार दो, बाकी छोड़ दो। एस आपका लास्ट में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। 68 में S1 पढ़ते हैं, लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। S6 कहता है इंडिया हैज़ अ वास्ट लैंड मास बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर केयरफुल प्लानिंग इन द यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स लैंड रिसोर्सेज। S1 को फिर से पढ़ेंगे, लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। पी कहता है इट इज़ देयर फॉर एन इंपॉर्टेंट एसेट दैट नीड्स टू बी यूज्ड विद केयर एंड कंसर्न बिकॉज इट इज़ फाइनाइट इन नेचर। अब यहाँ पर देयर फॉर दिया है, इससे पहले कोई ना कोई रीज़न तो बताया गया होगा, हो सकता है आपका S1 ही हो, लेट अस सी। फिर आपका कहता है क्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंड सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। फिर आपका आर में कहते हैं हेंस लैंड इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर ऑल नेशंस। एंड एस में कहते हैं इन कॉन्सिक्वेंस और टू ऑल ऑफ दीज केयरफुल प्लानिंग ऑफ लैंड यूज एज्यूम्स द अटमोस्ट सिग्निफिकेंस। ओके, तो यहाँ पर आप इस चीज़ पर ध्यान दो, ऑल ऑफ दीज मतलब सारी बातें हो चुकी हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं सम अप करने की कोशिश हो रही है, तो एस आपका लास्ट में आना चाहिए। एस आपका लास्ट में एक में ही है, तो आप कह सकते हो कि आपका ऑप्शन जो है वो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही लग गया, है ना, पूरा यहाँ पर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बाकी आप समझ सकते हो कि आपका ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर ऑल नेशंस दिया हुआ है, तो इसकी वजह से ही इंपॉर्टेंट एसेट हो जाता है ना। तो आपके रीजंस यहाँ पर आप समझ सकते हो कि पी भी कहीं ना कहीं बाद में आना चाहिए, तो ये भी कुछ ना कुछ रीज़न है, लेकिन ए जो है वो आपका सही होगा, और आपने देख लिया कि कैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 69। इसमें S1 पढ़ेंगे, ये कहता है द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 हैज़ आउटलाइंड दैट द डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया ऑफ अ कंट्री मस्ट बी एट लीस्ट 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। S6 कहता है सम लैंड इज टर्म्ड एज लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, दिस इंक्लूड्स सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज etc। S1 को फिर से पढ़ेंगे। The National Forest Policy 1952 has outlined that the desired forest area of a country must be at least 33% of the geographical area. P कहता है however the present forest cover is only 23%, much lower than the desired percentage. Q कहता है दिस वॉज फेल्ट टू बी नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब दिस को यहाँ पर मार्क करो और यहाँ पर हाउएवर को मार्क करो, ये आपका कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। फिर आपका आर कहता है सम लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड, दिस इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डिजर्ट एरियाज। और यहाँ पर कह रहे हैं कि दिस क्रिएट्स डिफिकल्टीज। अब भाई क्या क्रिएट कर रहा है डिफिकल्टीज, इस पर हमें ध्यान देना है। फॉर मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव इन द फ्रिंज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट्स एंड डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट्स फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक बात है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो,
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात की गई है और उन्होंने ऐसा करके आउटलाइन कर रखा है और ये कह रहे हैं कि दिस वाज फेल्ट टू बी नेसेसरी। सो क्या यहाँ पर मतलब नेसेसरी लगा, राइट? तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाना नेसेसरी लगा, मतलब क्यों जो है आपका इनिशियली आना चाहिए, पहला आना चाहिए, है ना? तो इन दोनों को हटा दो। इसके बाद उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने ये कर रखा है। लेकिन सिचुएशन ये है कि देश में केवल 23% जो है एरिया वही फॉरेस्ट कवर है। तो आपका पी जो है वो उसके बाद आना चाहिए। क्यू पी हो गया। और आप लॉजिकली सोचो, आपने एस सिक्स, इसीलिए बोलता हूँ S6 को कभी भी इग्नोर नहीं करना। S6 आपने पढ़ रखा था। यहाँ पर लैंड को कैटेगराइज किया जा रहा है, आर में भी लैंड को कैटेगराइज किया जा रहा है, मतलब आर आपका लास्ट में आना चाहिए, है ना? तो आप कहोगे कि डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और क्या यहाँ पर डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है? डिफिकल्टी यहाँ पर ये चीज़ क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पर लोअर है ना, लोअर है, और इसलिए यहाँ पर जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 70। 70 में S1 कहता है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। सही बात है। S6 कहता है 10 ट्रेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ओके 10 ये आपका रिजल्ट दिखाता है लास्ट में, तो लास्ट में कुछ ना कुछ रिजल्ट वाली चीज आनी चाहिए। S1 को फिर से पढ़ो। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। फिर ये पी में कहते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट मूव्ड विद इन द रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम। ओके। फिर ये कहते हैं कि दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल। दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल, कौन सी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल की गई है? बाय द डेवलपमेंट ऑफ अ फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। आर में कहते हैं कि हाउ एवर विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हैव स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर ये लास्ट में यहाँ पर एस में कहते हैं द वर्ल्ड हैज़ एज अ कॉन्सिक्वेंस बिकम वन विलेज, one big village, and distances become immaterial, or to be more precise, distances seem to have sunk, shrunk, right? यहाँ पर जो डिस्टेंसेस हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर बात हो रही है लास्ट में। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे होना चाहिए। आप देखते हो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसके बाद कहते हैं कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट मूड विद इन द रिस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर पहले आप वो बोलोगे कि बहुत पहले क्या हुआ करता था, कभी काफ़ी यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज हुआ करती थी, उन्हीं के आपस में यहाँ पर ट्रेड एंड जो ट्रांसपोर्ट है वो होता था। तो आपका पी जो है वो उससे स्टार्ट होनी चाहिए। पी आपका लास्ट में नहीं आएगा, उसके बाद आप प्रोग्रेस दिखाओगे ना। ये आपका जो सेंटेंस है वो आपका प्रोग्रेस वाला है, कि मतलब पहले में कुछ पिछड़ापन दिखाएंगे, फिर बाद में धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहेगी। तो इन दोनों को हटा दो, है ना? फिर उसके बाद क्या पी के बाद एस आ सकता है? सोचो जरा ध्यान से। द वर्ल्ड हैज एज अ कॉन्सिक्वेंस। अब इस चीज का कॉन्सिक्वेंस थोड़ी है भाई, बीच में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनका कॉन्सिक्वेंस है, तो आपका ए भी नहीं हो सकता। सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बी को अब हाँ, एक चीज़ मैंने जो यहाँ पर नहीं करी है, वैसे मैंने सारे स्टेप्स आपको बताए हैं करके, लास्ट स्टेप जो है दैट इज़ री रीड। अब आपको PRSQ जब भी मिल जाए ना उसके बाद उसे पढ़ो। पढ़ते हैं एक बार। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। For a very long time, trade and transport moved within the restricted boundaries of space and time. However, with the developments of in the field of science and technology, trade and transport have spread all over the world. फिर कहते हैं यहाँ पर the world has as a consequence become one big village, and distances have become immaterial, or to be more precise, distances seem to have shrunk. This has been made possible by the development of a fast and efficient transport and communication system. Thus, trade, transport, and communication complement each other. तो ये आपको री रीड पता है क्यों करना होता है? एक बार यार देखो, यहाँ पर आपने पेपर में एक बार कर लेना है, ठीक है, पेपर में आपने यहाँ पर मार्क कर लेना है बी को, लेकिन जब आप गोला भरने जाओगे ना उससे पहले एक बार री रीड कर लेना, ठीक है? तो वहाँ पर ना आप एकदम श्योर हो जाओगे कि हाँ यार इससे इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलो जाते जाते यहाँ पर अगेन गोल्डन रूल क्या है, इनको पढ़ने का, इनको करने का गोल्डन रूल क्या है? तो गोल्डन रूल देखो मैं आपको क्या बताऊंगा।
सबसे पहला स्टेप है कि आपको S1 और S6 को पढ़ना है और समझना है टॉपिक को। यहाँ पर टॉपिक क्या दिया है, टॉपिक आपका प्रोग्रेशन वाला है जैसे लास्ट वाला था, या फिर यहाँ पर इफेक्ट एंड कॉज एंड इफेक्ट वाला है ना, या फिर यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउंस को। भाई प्रोनाउंस को तुरंत मार्क करो, दिस दिया है, सच दिया है, दीज दिया है, अच्छा क्यों दिया है ना, तुरंत मार्क करो। उसके बाद में मैंडेटरी सेंटेंस पेयर्स जो हैं, मिनी पेयर्स जिनको मैं बोलता हूँ, जैसे PR हो गया या फिर QS हो गया, कुछ भी मिल सकता है, उनको मार्क करो और उनकी मदद से यहाँ पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। बहुत जल्दी क्वेश्चंस होंगे, आप अपने देख लिया होगा कि इस वीडियो में हमने मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट तो नहीं लगा होगा। और अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि देखो रीडिंग करते रहना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है, वो भले ही हो सकता है कि पहले से रीडिंग करते हों, लेकिन अब वो रीडिंग छोड़ देंगे। वो बोलेंगे रीडिंग, यार रीडिंग करने से अच्छा है मैं 100 ग्रामर रूल्स का वीडियो देख लूँ या फिर कुछ और कर लूँ। रीडिंग लास्ट डे तक करनी है आपको, ठीक है। लास्ट डे मैं कहूँगा, जैसे के लिए आपका संडे को एग्ज़ाम होता है ना, सैटरडे को अगर इंग्लिश में आप कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पर रीड कर लो थोड़ी देर, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत इम्पैक्टफुल होती है, ठीक है। तो इसको नहीं छोड़ना है, राइट। चलो फिर, और लास्ट में अगेन ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और PDF आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। इन क्वेश्चंस को आपने यहाँ पर वीडियो मतलब देख ही लिया होगा, आपने समझ लिया होगा, लेकिन आपने फिर से सॉल्व करना है, फिर से सॉल्व करना है दूसरे मेथड्स लगा करके, कुछ और समझ करके, ठीक है। और बाकी रीडिंग वगैरह करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियोस में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।